हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टीन रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड एब्सोल्यूट मोबिलिटी। काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसका हमें डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं करना है और डेरिवेशन ही पूछा जाता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि आइंस्टीन का रिलेशन बताओ डिफ्यूजन कोफिशिएंट के बीच में और एब्सोल्यूट मोबिलिटी के बीच में, ठीक है। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट हमारा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और एब्सोल्यूट मोबिलिटी रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू एब्सोल्यूट से। तो देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं डिफ्यूजन ऑफ आयंस होता क्या है। तो जो डिफ्यूजन ऑफ आयंस है ना, वो जिगजैग वर्किंग ऑफ आयंस होता है या फिर जिगजैग मोशन ऑफ आयन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयन इज सिंपली द जिगजैग वर्किंग ऑफ आयंस फ्रॉम ए हाई नंबर्ड रीजन टू लो नंबर्ड रीजन। ये लिख दो या फिर सीधा लिख देना हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। इन अदर वर्ड्स, द आयनिक डिफ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ ए कंसंट्रेशन gradient in which a particular type of ions travel from a high concentration region towards a low concentration region until a homogeneity in concentration is reached। ये क्या कहना चाहता है कि जो आयनिक डिफ्यूजन है ना, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ही रिजल्ट है, जिसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन है ना, वो ट्रेवल करेंगे या मूव करेंगे कहाँ से कहाँ, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, और तब तक मूव करेंगे कि जब तक होमोजेनिटी इन कंसंट्रेशन रीच नहीं हो जाएगी। जैसे कि मतलब यहाँ पे बहुत सारा पानी है और यहाँ पे पानी ही नहीं है, तो ये पानी यहाँ की तरफ मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तो था, मान लो एक ग्लास है और एक दूसरा ग्लास है, ये ट्यूब से अटैच है और ये फुल भरा है और ये खाली है, तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, दोनों जब तक बराबर नहीं आ जाएंगे, मतलब होमोजेनिटी नहीं आ जाएगी कंसंट्रेशन में, ठीक है। अब देखो, इन कंडक्शन प्रोसेस और आयनिक माइग्रेशन इज रिजल्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो कंडक्शन प्रोसेस है ना और आयनिक वाइब्रेशन है, वो रिजल्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपोनेंट का, ठीक है। इतना ही लिख देना यहाँ तक। अब जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, देखो, however the important thing is that the velocity component does not stop the zigzag work of diffusion but actually get superimposed in it। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, वो रोकेगा नहीं जिगजैग मोशन ऑफ आयन को, पर उसके ऊपर के सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब जैसे कोई ऐसी कोई चीज है तो उसके ऊपर दोबारा ऐसे चलना, मतलब सुपर इम्पोज हो जाना, उसी के ऊपर के चलना। अब अल्बर्ट आइंस्टीन फाउंड ए रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट मोबिलिटी एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेशन मतलब मिला था या फिर रिलेशन ढूंढा था किस किस के बीच में, डी और म्यू एब्सोल्यूट के बीच में। Since both diffusion and conduction are irreversible processes and they cannot be treated by equilibrium thermodynamics or equilibrium statistical mechanics, so that the situation is considered as a pseudo equilibrium where both the processes takes place in opposite direction but with same rate। ये क्या कहना चाहता है कि जो डिफ्यूजन और कंडक्शन का प्रोसेस है ना, वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है और ये इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स से ट्रीट नहीं किए जा सकते या फिर इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से भी नहीं ट्रीट किए जा सकते। तो यहाँ पे सूडो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी जहां पे दोनों प्रोसेस ही अकर करेंगे, मतलब दोनों कंडक्शन और डिफ्यूजन दोनों चलेंगे एक साथ, और लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, सेम रेट के साथ, मतलब सेम स्पीड होगी उनकी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की, एक इस साइड है ना तो दूसरा इस साइड रहेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमारी बैटरी की सोर्स से, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किए हुए हैं। तो देखो, यहाँ पे कंडक्शन इस साइड जा रहा है ना, तो डिफ्यूजन इस साइड जा रहा है, कि इसका क्या मतलब है, अपोजिट साइन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, लेकिन रेट सेम रहेगी। ये पॉजिटिव कटायन है हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा और अच्छे से बताएगा। ये जो डायग्राम है ना, वो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन माना MX, जिसमें कुछ कटायंस हैं M पॉजिटिव के जो रेडियो एक्टिव इन नेचर है, ठीक है। तो जो M पॉजिटिव कटायन है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स नहीं है, मतलब कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स नहीं है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। यही लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ साल्ट MX in which some of the cations are radioactive in nature। Now it is assumed that M positive ions are not uniformly dispersed through the solution, hence a concentration gradient is developed। इसके बाद लिखेंगे फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, J = -D कर्ल C बाय कर्ल X, यही तो कहता है। तो JD प्रेजेंट किया हुआ यहाँ पे डिफ्यूजन फ्लक्स के लिए, ठीक है। पहले फर्स्ट लॉ डिफ्यूजन क्या कहता है, J = -D कर्ल C बाय कर्ल X। यहाँ पे डिफ्यूजन फ्लक्स है और कंडक्शन फ्लक्स है, तो डिफ्यूजन फ्लक्स के लिए JD वर्ड यूज किया है और कंडक्शन फ्लक्स के लिए JC। तो JD = -D कर्ल C बाय कर्ल X, ये इक्वेशन 1 है, और जहाँ पे D क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अब
After applying electric field, the M positive ions experience the field and move towards the opposite electron. अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो जो अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा, कटायन है तो वो अनायन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड कहाँ पे मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आयंस, ठीक है, आयंस मूव करेंगे। अब हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd इक्वल टू म्यू एब्सोल्यूट इनटू एफ। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट यूज करना है, कोई डेरिवेशन नहीं करना है इसका। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब जो करंट डेंसिटी प्रोड्यूस्ड होती है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वो होती है स्मॉल j इक्वल टू जेड पॉजिटिव सी एफ वी डी। इसे इक्वेशन 3, ये दोनों डायरेक्ट लर्न करनी है। जहां जहां पे लर्न करना हो, यहाँ पे काफी ऐसी चीजें होती है डेरिवेशन में जो लर्न ही करनी होती है, तो वहां पे आप लिख लिया करो कि ये याद ही करनी होती है, ठीक है। तो Vd इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू एफ याद करना है, और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या है, J इक्वल टू जेड पॉजिटिव सी एफ वी डी, दोनों याद करनी है, ठीक है। अब जो कंडक्शन, अब हमने डिफ्यूजन फ्लक्स तो यहाँ पे बता लिया, अब कंडक्शन फ्लक्स भी बता देते हैं। कंडक्शन फ्लक्स क्या होता है, जो कंडक्शन फ्लक्स है ना वो ऑब्टेन किया जाएगा बाय डिवाइडिंग करंट डेंसिटी बाय चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ आयन। कुछ नहीं है, जो करंट डेंसिटी है ना इसको डिवाइड कर देंगे चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ आयन, यानी ZF के द्वारा। n ZF होता है तो n की वैल्यू 1 है तो ZF आ जाएगा। तो GC इक्वल टू जेड पॉजिटिव सी एफ वी डी अपॉन जेड पॉजिटिव एफ, ये हमारा आ गया कंडक्शन फ्लक्स। अब देखो जो कटे वो कट काट दो, से जेड पॉजिटिव, एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या सी वी डी। अब हमारे पास वी की वैल्यू तो पहले से है, ये वाली बाद में पुट कर देंगे इक्वेशन में। एक बार हम इसे इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4 वी गेट जे सी इक्वल टू सी म्यू एप्सिलॉन नॉट म्यू एब्सोल्यूट एफ, ठीक है। इतना गया, इसे हम इक्वेशन 5 नाम दे देंगे। Now the applied field is adjusted in such a way that the conduction flux exactly balances diffusion flux so that net flux is 0. अब इतना हमें डायरेक्ट डेरिवेशन में ये याद रखना है कि डिफ्यूजन फ्लक्स निकालना है, डिफ्यूजन कंडक्शन फ्लक्स निकालना है, और ऐसे कर निकालना है कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह अप्लाई किया जाएगा कि कंडक्शन फ्लक्स बैलेंस कर देगा डिफ्यूजन फ्लक्स को, ताकि दोनों का नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो मैथमेटिकली लिखा जाएगा JC प्लस JD इक्वल टू 0, क्योंकि नेट फ्लक्स तो 0, ये डिफ्यूजन फ्लक्स है, ये डिफ्यूजन फ्लक्स है, ये कंडक्शन फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स तो 0 ही होगा ना। तो JC की वैल्यू आ गई माइनस JD। अब JC की वैल्यू है हमारे पास, JD की वैल्यू है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो JC और JD की वैल्यू पुट करने के बाद आया C म्यू एब्सोल्यूट एफ माइनस टी कर्ल सी बाय कर्ल एक्स इक्वल टू 0। ये साइड लेके यहाँ पे इक्वल टू रख लो, नहीं पहले यहाँ पे रखा हुआ है ये वैल्यू, फिर बाद में उस साइड ले जाना है, तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब कर्ल सी बाय कर्ल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी म्यू एब्सोल्यूट एफ अपॉन डी, इसे हम इक्वेशन 7 नाम दे देंगे। Under these balanced conditions, we have no net flux. बोल्ट्जमैन लॉ कैन बी यूज्ड। अब जहाँ पे 0 नेट फ्लक्स होता है ना, यानी नेट फ्लक्स नहीं होता है, तो बोल्ट्जमैन लॉ को हम यूज कर सकते हैं। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है ना डिस्टेंस x p, वो होता है C इक्वल टू C नॉट ई रेज टू पावर U बाई KT, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि कर्ल C बाई कर्ल x है, यहाँ पे भी कर्ल C बाई कर्ल x आ जाए और 7 और 8 को हम कंपेयर कर दें। तो कर्ल C बाई कर्ल x निकालेंगे, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, तो C नॉट एज इट इज e raised to power minus nu by kt into 1 by kt as it is into differentiation of u, तो du by dx, ठीक है। माइनस वाला बाहर आ जाएगा साइन, ठीक है। अब देख क्या क्या बचा, अब ये जो देखो, अब ये जो c नोट है ना, इसे हम c रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे c वैल्यू आ गई अपॉन kt है, ये वाली वैल्यू है e raised to power, सॉरी ये जो c है ना वो होता है c नोट इंटू e raised to power माइनस u बाई KT, ये लिखा हुआ देखो, ठीक है। यही तो वैल्यू है, ये डायरेक्ट यहाँ से पुट की हुई है, ये वैल्यू इक्वेशन 8 डायरेक्ट है, ये वाली इतनी इक्वेशन में 8 ही तो है ये वाली, तो यहाँ पे C रख देंगे, ठीक है। C रखने के बाद हमारा आ गया dc बाई dx इक्वल टू माइनस C अपॉन KT du बाई dx, इसे हम इक्वेशन 9 नाम दे देंगे। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, माइनस d न्यू बाई dx, ठीक है। तो d न्यू बाई dx की जगह हम f रख सकते हैं, तो देखो f रख दिया, और c बाई KT है, माइनस d न्यू बाई dx f होता है, तो यहाँ पे माइनस f रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो f बच जाएगा। तो dc बाई dx इज इक्वल टू f इंटू c बाई KT, इतना आ गया। अब dc बाई dx की यहाँ से आ गई और एक dc बाई dx यहाँ से आ गई, दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर इक्वेशन 7 एंड 9, ठीक है।
ये इस इक्वेशन को करेंगे 7n स्टार लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो सी म्यू एब्सोल्यूट एफ अपॉन डी इक्वल टू एफ सी बाई के टी, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, एफ से एफ, सी से सी, तो बचा क्या, म्यू एब्सोल्यूट बार अपॉन डी इक्वल टू 1 बाई के टी। हमें डी की वैल्यू निकालनी थी, तो डी की वैल्यू आ गई म्यू एप्सिलॉन बार इनटू के टी। ये हमारी इक्वेशन 11 है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यही हमारा मेन रिलेशन है। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि ड्राइव डी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन इनटू के टी रिलेशन, ठीक है। तो फर्दर मोर यही हमारा इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन रिलेशन। इसी इक्वेशन को हम आइंस्टीन रिलेशन बोलेंगे। अगर आप आगे सोल्व करना चाहें तो आगे भी सोल्व हो सकता है। फर्दर मोर फ्रॉम फिनोमिनोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट इवोल्व नल कोरिलेशन इज, हमें वेल नोन कोरिलेशन पता है, डी इक्वल टू बी आर टी होता है। डी इक्वल टू ये है, डी इक्वल टू बी आर टी, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट, बी क्या है, अनडिटरमाइंड फिनोमिनोलॉजिकल कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो म्यू एप्सिलॉन नॉट बार के टी इक्वल टू बी आर टी आ जाएगा, जिससे बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू के टी अपॉन आर टी, ठीक है। इतना आ गया। अब बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, अब देखो बी की वैल्यू म्यू एप्सिलॉन नॉट आ गई थी, यहां से देखो बी की वैल्यू क्या आई थी, म्यू एप्सिलॉन नॉट के टी अपॉन आर टी आ गई थी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो एन की वैल्यू होती है आर बाई के, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो कि आर की वैल्यू होती है नाप, हमेशा ये याद रखो आर की वैल्यू होती है नाप, तो इससे हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, आर बाई के, ठीक है। तो देखो एन की वैल्यू की जगह आर बाई के रख देंगे, तो देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन नॉट के टी अपॉन आर टी था, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, म्यू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन आर। अब देखो आर की वैल्यू हमारे पास होती है एन ए के, या फिर ऐसे याद रखो आर की वैल्यू होती है नाक, एन ए के। अब देखो एन की वैल्यू क्या हो गई, आर बाई के, तो ये आर बाई की तो है, यहाँ पे एन रख सकते हैं इसकी जगह, तो बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एन। ये हमारा मेन रिलेशन आ गया है। Phenomenological coefficient P is defined as the ratio of absolute mobility to the Avogadro number, ठीक है। B की वैल्यू डिफाइन की गई है म्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन n, ठीक है। वैसे मेन रिलेशन हमारा यही है कि D इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन नॉट के टी। यहाँ तक आप करोगे तो वेल एंड गुड है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।